जमीन से जल मिलेगा, मुश्किलों का हल मिलेगा। बंदा है कुछ खास के, अब तो कूड़े से भी तेल मिलेगा। बंजर जमीन से जल मिलेगा, अब तो कूड़े से भी तेल मिलेगा। बस साल भर पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को केंद्र में रखकर यह गाना चारों तरफ फैलाया गया था। लिखने वाले का इशारा साफ था कि गडकरी जी देश के एनर्जी सेक्टर में नवाचार ला रहे हैं। खुद गडकरी सालों से कहते रहे कि उनका सपना किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने का है। मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते हर बार कहता था, गांव अगर समृद्ध और संपन्न बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करना है तो हमको पहले किसी भी हालत में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा और इसलिए किसान को अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाना पड़ेगा। लेकिन बीते कुछ महीनों में ये तस्वीर उलटती दिख रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक वो समर्थकों और विरोधियों के निशाने पर हैं। तमाम तरह के आरोप उन पर लगे। चमकीले सपनों और ग्रीन फ्यूल के लक्ष्यों के बीच उठा आरोपों का ये काला धुआं इथेनॉल ब्लेंडिंग के फैसले से निकला था। दरअसल सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को 2025 में ही हासिल कर लिया। इस ब्लेंडिंग का सरकार को क्या फायदा हुआ और ग्राहक क्यों परेशान हैं, ये जानने के लिए आप हमारा ये एक्सप्लेनर वीडियो देख सकते हैं। मंत्रालय कह रहा है कि 2015 से भारत ने 1.40 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। बहुत बढ़िया, लेकिन इस बचत का कितना हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचा है? जवाब है 0। इथेनॉल सस्ता भी है तो उसका फायदा तो जनता को मिलना चाहिए। पेट्रोल के 1 रुपया अगर नीचे आया हो तो बताओ। 20% तक एथेनॉल की मिलावट को लेकर जनता में गुस्सा है। लोगों के तमाम तरह के सवाल और शंकाएं हैं। सरकार ने अब तक इन शंकाओं का साफगोई से कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गडकरी के ऊपर विशेष रूप से सबका ध्यान केंद्रित हो गया है। खुद बीजेपी समर्थक और राइट विंग ट्रोल आर्मी भी एथेनॉल की मिलावट को लेकर नितिन गडकरी पर हमले कर रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इथेनॉल नीति से गडकरी के परिवार का कारोबार फल फूल रहा है। अपने बचाव में गडकरी ने इन हमलों को पेड कैंपेन कहा और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि अचानक से गडकरी को निशाना क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भारत में इथेनॉल की कहानी और गडकरी की भूमिका को शुरुआत से समझना होगा। भारत में इथेनॉल की सुगबुगाहट 70 के दशक से ही होने लगी थी। ईंधन में इथेनॉल की तकनीक भारत में लाने के लिए एक टास्क फोर्स ब्राजील, हवाई और मेक्सिको गई थी। प्रतिष्ठित IIT दिल्ली ने भी गाड़ियों में इथेनॉल के इस्तेमाल के कुछ सफल प्रयोग किए थे। 90 के दशक में DTC की बसों को इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलाने का सफल प्रयोग भी किया गया। इस तरह 90 का पूरा दशक प्रयोगों और इथेनॉल को आगे बढ़ाने में निकला। We have also new programs which are in research and development stage, such as producing ethanol from biomass, which has been successfully implemented in other countries. साल 2000 आते आते सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इथेनॉल की ब्लेंडिंग की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए। From sugarcane, we can produce ethanol, and if that is mixed in petrol in a blending way, there will be proper price even to the sugarcane producing farmers. Now the government has decided to have 3 pilot projects. As soon as the results of pilot projects are available within 6 months, this thing will be available to all states who are producing sugarcane. मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने 5% इथेनॉल मिक्स करने का निर्णय अभी ले लिया। ये 5% तक ये हमारी परिस्थिति में सुधार नहीं होगा। ये 10% तक इथेनॉल मिक्स करने के बारे में एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस तरह 1 जनवरी 2003 से पेट्रोल में 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसी दौर में तत्कालीन संघ प्रमुख KS सुदर्शन का जिक्र भी मिलता है, जो बायोफ्यूल के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उस वक्त केंद्र में भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। गडकरी भी उसी दौर में एथेनॉल की
पीठ पर सवार हो गए थे। I'm really happy. Today is one of the important day in my life. From 2004, I am convincing to the people about ethanol because I am working on this mission from 2004. I was with Vajpayee ji sent me to Brazil. With Ram Naik, I started all this thinking in the country, and that is to be a great achievement. नागपुर निवासी गडकरी स्वाभाविक रूप से आरएसएस के करीबी थे। उनकी कंपनी पूर्ति ने शुगर और इथेनॉल का कारोबार शुरू किया। साल 2013 आते आते उन पर वित्तीय गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगने लगे। कहा जाता है कि इन्हीं सब विवादों के कारण गडकरी को भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। In a last-minute twist, the BJP was forced to dump its tainted president Nitin Gadkari and go with Rajnath Singh as its choice for the new president. Nitin Gadkari lost his chance at a second term of becoming president. The political crisis that engulfed Gadkari and the BJP began when he appeared in our studios to defend questions about the sources of funding for his company, Purti Power and Sugar Private Limited. लेकिन 2014 में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई और वो दिल्ली में पहली बार बनी नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री बनने के बाद उनका इथेनॉल प्रेम फिर से उड़ान भरने लगा। हम पाते हैं कि बीते 10 सालों में उन्होंने लगभग हर मंच से इथेनॉल की वकालत की और किसानों, शुगर इंडस्ट्रीज समेत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी इस ओर धकेला, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले। जब ये BMW, मर्सिडीज और टोयोटो, हुंडई सबके एमडी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा जो ब्राजील में तुम्हारी गाड़ी अब फ्लेक्स इंजन है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती? आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करे तो उसके बावजूद तुम्हारे छाती पर रगड़ रगड़ के मैं करने वाला हूं। Because when he meet me, I threatened him that if you don't make ethanol vehicle, I am not going to resolve your any problem. तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते इन सब बातों पर इतना तेजी से पीछे पड़ा हूं कि मैं जल्दी चाहता हूं कि इस देश का इंपोर्ट बंद हो। I am giving a special push for ethanol as a fuel. The biggest benefit is that it is a clean, green and indigenous fuel. लेकिन पिछले दिनों जब इथेनॉल को लेकर विवाद छिड़ा तो गडकरी अपने इस सपने को भूल पीछे हट गए। इथेनॉल का रेट टेंडर निकलता है, कैबिनेट उसका रेट तय करती है, कोई पॉलिसी में मेरा कोई संबंध नहीं। और मैंने इथेनॉल आने के पहले शुगर फैक्ट्री डाली थी, उसका बाय प्रोडक्ट है, और टोटल इथेनॉल के सप्लाई में भी तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़का देखता है, वो 0.5% भी सप्लाई नहीं है। तो वो लोग चिल्लाकर झूठा प्रचार कर रहे कि भाई ये इनके फायदे, मेरा कोई संबंध नहीं इसके साथ। हालांकि विवादों से उनका पीछा नहीं छूटा है। अब आरोप उनके बेटे की कंपनियों तक पहुंच चुके हैं। उनके बेटे की कंपनियों के मुनाफे का हवाला देकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने फायदा उठाया है। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं। दरअसल सितंबर 2024 की तिमाही में उनके बेटे की कंपनी सियान एग्रो ने 125 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की थी और लगभग 3.11 लाख रुपए का मामूली घाटा हुआ था। लेकिन जून 2025 की तिमाही में कंपनी की आय बढ़कर 511 करोड़ रुपए और मुनाफा करीब 52 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी सिर्फ 9 महीनों में 300% से ज़्यादा की छलांग दर्ज हुई। हालांकि ये सारा मुनाफा इथेनॉल की बिक्री से नहीं आया है। इस मुनाफे का पूरा अर्थशास्त्र जानने के लिए आपको मेरे साथी फुरकान अमीन की ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में फुरकान अमीन ने अब इस विवाद का दूसरा पक्ष भी टटोला है। इसमें हमें महाराष्ट्र की चीनी मिलों, सहकारी समितियों और गडकरी के जरिए पैर जमा रही संघ की राजनीति के संकेत मिलते हैं।
और साथ ही हमें भाजपा के मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व और गडकरी के बीच अनबन के इशारे भी मिलते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में लगभग 187 विधानसभा सीटें गन्ने और शुगर मिलों की राजनीति से सीधे प्रभावित होती हैं। शरद पवार और अजीत पवार जैसे नेताओं की ताकत यहीं से आती है। आरएसएस और गडकरी ने भी विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में सरकारी चीनी मिलों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। शुगर केन का प्रोडक्शन हमने कितना ही किसानों को समझाया कि कम लगाओ, तो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग मार्गदर्शन करेंगे तो एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे है कि जो शुगर केन फार्मर डोमिनेट करते हैं, और अगर उनको कीमत नहीं मिलेगी तो सरकार हिल सकती है, इतनी ताकत उसमें है। लेकिन साल 2021 में इस खेल में बतौर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की एंट्री होती है और देखते ही देखते हालात बदलने लगते हैं। शाह सीधे महाराष्ट्र की शुगर मिलों के बढ़ते निजीकरण के बहाने उन नेताओं पर निशाना साधते हैं जिन्होंने बीते सालों से यहां वर्चस्व बनाए रखा था। मैं थोड़ा आज कटु बात भी कर लेता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की ही मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र में आया हूं। 202 कोऑपरेटिव शुगर मिल थी, आज 101 बच गई। ऐसा क्यों हुआ? हमने भी आत्मचिंतन एज अ सेक्टर करना पड़ेगा भाई। 22 निजी चीनी मिलें थी प्राइवेट, अब बढ़कर 93 हो गई। हमारा स्पेस खा गए वो, क्यों हुआ है? मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप सब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो, प्रॉब्लम आपको भी मालूम है, मगर हमने सोचना पड़ेगा। जब विश्वास उठ जाए ऐसा हम बर्ताव करेंगे तो विश्वास कोई नहीं करेगा। इस साल की शुरुआत में अमित शाह ने साफ इशारा किया कि सहकारिता में उनका नया लक्ष्य गुजरात के बाद महाराष्ट्र ही है। भाई और बहनों, महाराष्ट्र में आया हूं तब जरूर कहना चाहता हूं, मैंने सुबह भी एक जगह भी कहा है, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने सहकारिता का उपयोग किया, सहकारिता को मदद कभी नहीं किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ये डबल इंजन जो सरकार है वो महाराष्ट्र को सहकारिता का काशी सच अर्थ में बनाकर रखेगी। आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव्स को लेकर इतनी खींचतान है। इसका जवाब भी शाह देते हैं। महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। देश में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें से 2 लाख अकेले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 67% देश की सोसाइटीज महाराष्ट्र में, पशुधन समितियां 35%, चीनी सहकारी समितियां चीनी की 27%, मार्केटिंग की 16%, मत्स्य उद्योग की 14% और फूड प्रोसेसिंग की 11% यहां पर है। और सबसे बड़ी बात है 2217 पैक्स महाराष्ट्र के अंदर है और शहरी बैंकों की संख्या महाराष्ट्र में 490% है, 490 है, जो देश की टोटल संख्या का 32% है। और बैंकों की शाखा का जहां सवाल है, 6529 शाखाएं हैं, जो देश की टोटल शाखाओं के 60% होता है। यानी अब लड़ाई साफ हो चुकी है। एक तरफ नितिन गडकरी हैं तो दूसरी तरफ शाह और मोदी की जोड़ी है। अब ये खींचतान सिर्फ इथेनॉल की नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ गई है। हमने देखा है कि कैसे बीते सालों में गडकरी को सत्ता के केंद्र से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, फिर चाहे बात पार्टी की अहम समितियों से बाहर करने की हो या फिर सोशल मीडिया पर निशाना बनाने की। बस सवाल यही है कि क्या इथेनॉल नीति वाकई किसानों का उद्धार कर रही है या ये सिर्फ बिजनेस और सत्ता की खींचतान का नया चेहरा भर है। और क्या गडकरी परिवार को अनुचित फायदा मिला है या उन्हें बीजेपी के भीतर ही कमजोर करने का खेल खेला जा रहा है। मेरे साथी फुरकान अमीन की ये रिपोर्ट बहुत आराम और विस्तार से इन सवालों को खंगालती है। ये रिपोर्ट केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, यानी इसे पढ़ने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्राइबर बनना होगा।
तो देर किस बात की, आज ही न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इथेनॉल के रंगमंच का पर्दा अभी गिरा नहीं है, नाटक जारी है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।